अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम इंशाल्लाह नोट्स एनी लीशंस से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले 2 पार्ट्स में जो है उसकी फर्स्ट पार्ट में बेसिक जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी थी स्किन नेक्स एंड हेड्स की, और दूसरे में हमने उसकी जो फिज़िकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स होती है वो हमने स्टडी की थी। और जो 3rd नंबर पार्ट्स हम अभी करवाएंगे तो उसमें लीशंस मुख्तलिफ़ किस्म की लीशंस जब बॉडी पे आ जाती है तो किसी तरीके से हम असिस्ट करते हैं एज ए नर्स और उसको इवालुएट और डायग्नोस करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी कलर्स को देखते हैं। ठीक है, कि जब कोई भी लीशंस हो जाती है तो लीशंस की भी हम आपको कंसेप्चुअली जो है तो डिफिनीशन देंगे। ठीक है, कि इवालुएशन करवाएंगे। प्लेट राइज और पेडंकल, मीन पेडंकल का मसला है कि जब लीशंस वगैरह हो जाती है तो उसकी कोई भी ब्रांचेस वगैरह तो निकली नहीं हुई है। ठीक है, और इसी तरीके से शेप्स एंड कन्फिगरेशन, उसकी जो शेप्स होती है मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो हम देखेंगे। इसी तरीके से उसकी जो लीशंस होती है, मीन जो पैथोलॉजिकली एबनॉर्मल कंडीशन होती है लीशंस। ठीक है, साइज़ को भी देखेंगे। लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बॉडी, उसकी बॉडी पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी देखेंगे। एनी एक्सोडेट देखेंगे, एनी एक्सोडेट को देखेंगे। एक्सोडेट्स का मकसद है कि जब फ्लूइड अकमुलेट हो जाती है तो उनको हम एक्सोडेट कहेंगे। नोट्स एट्स कलर एंड ऑर्डर, उसकी जो कलर्स होती हैं और ऑर्डर्स वो भी हम देखेंगे। तो लीशंस है, सबसे पहले लीशंस जो है हमारे पास मतलब लेसन्स आर ट्रामेटिक्स आर पैथोलॉजिक चेंज इन प्रीवियसली नॉर्मल स्किन्स में, जब नॉर्मल स्किन में कोई भी चेंजेस आ जाती है तो उनको हम, ठीक है, तो फिर लीशंस हमारे पास आपने डिफिनीशन को याद रखना है कि ये ट्रामेटिक जब पैथोलॉजिक चेंज आ जाए। पैथोलॉजिक मीन डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस जो है कंडीशन से उसको ट्रामा अकर होती है, मीन जो पार्ट होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या कि एबनॉर्मल चेंज है। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए कि लीशन हमारे पास नॉर्मल चेंजेस में आ जाती है या एबनॉर्मल में आ जाती है। तो स्किन लीशंस आ रहे हैं एबनॉर्मल चेंज ऑफ द स्किन्स कंपेयर टू द सराउंडिंग टिशू। जब सराउंडिंग टिशू को हम देख लेते हैं तो उसकी बनिस्बत सराउंडिंग टिशू जो है उसकी बनिस्बत वो एबनॉर्मल होती है, ख़राब होती है। ठीक है, उसकी जो शेप, साइज़, कलर, ऑर्डर वगैरह ये सब चीज़ों को हम देखेंगे एज ए नर्स। ठीक है, स्किन लीशंस कोड बी प्राइमरली और सेकेंडरी, तो लीशंस हमारे पास प्राइमरली भी हो जाती है और सेकेंडरी भी हो जाती है। आप अगर देख ले तो ये हमारे पास नॉर्मल जो लीशंस वगैरह है ये है। ठीक है, ये सब के सब जो है लीशंस की एग्जांपल है। तो ये एबनॉर्मल होती है ना, जब आप देख ले कि इस स्किन फॉर एग्जांपल आप उस पिक्चर को देख ले, सब के सब जो है अपने नॉर्मल स्किन से जो है वो डिविएटेड हुए हैं। इस जो रीजन्स को देख ले, इस रीजन्स को देख ले, इसके मतलब मुताबिक इस रीजन्स को देख ले और नॉर्मल स्किन के मुताबिक। ठीक है, तो ये लीशन स्किन्स होती है। ठीक है, समझ गए ना। फिर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ लीशंस होती है। हमारे पास प्राइमरी लीशंस होती है और एक सेकेंडरी लीशंस होती है। तो प्राइमरी में एक पॉइंट है कि विन लीशंस डेवलप ऑन द प्रीवियसली अनअल्टर्ड स्किन, इट इज़ प्राइमरी लीशंस वो होती है जब वो प्रीवियसली कोई भी अनअल्टर, ठीक है, तो उसमें स्किन की अल्टरेशन नहीं होती, मीन ख़राब नहीं होती। ठीक है, जब प्रीवियसली अनअल्टर्ड स्किन हो जाती है तो उनको हम प्राइमरी लीशंस कहेंगे। फिर सेकेंडरी लीशंस जो है हमारे पास क्या है कि अराइज फ्रॉम प्राइमरी स्किन लीशंस। ठीक है, तो ये जब प्राइमरी बन जाती है तो उस प्राइमरी से भी सेकेंडरी लीशंस जो है वो अकर होती है। ठीक है, अराइज फ्रॉम प्राइमरी स्किन लीशंस। ठीक है, दिस कैन हैपन when a primary skin lesion is disturbed, irritate and change over time। ठीक है, तो सेकेंडरी इस वजह से हो जाती है जब प्राइमरी लीशंस में कोई भी इरिटेशन, डिस्टर्बेंस या चेंजेस अकर होती है। ठीक है, देखिए प्राइमरी स्किन लीशंस जो है ये
यही है। तो आपने ये जो अब मैं आपको मिकुला, पेपुला वगैरह ये नाम मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये आपने ओएसपी के लिए जो हेल्थ असेसमेंट में होती है उसके लिए लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके मेक्यूला होते हैं। तो मेक्यूला हमारे पास रेड स्पॉट्स होती है, किस जी रीजन पे, स्किन्स पे होती है, समझ गया। और उसकी जो हम अगर नॉर्मल बात कर लें तो उसकी जो साइज़ होते हैं तो वो हमारे पास लेस देन जो है 1 मिलीमीटर्स होती है, ठीक है। आप इसको देख लें, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के लीशंस है, लेकिन ये मिक्यूला है। इस स्ट्रक्चर को आपने इसी तरीके से अपने माइंड में कोड करना है, ठीक है, क्योंकि वो आप ओएसपी में उसको आपको डायग्राम दिया हुआ है कि ये कौन सा लीशंस है, ये कौन सा लीशंस है, ठीक है। पर हमारे पास पेपुला है पे, तो पेपुला को आप देख लें कि ये वाइट जो है स्पॉट्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखने हैं। तो मिक्यूला, पेपुला, ठीक है। और ये मोर देन 1 मिलीमीटर का उसकी साइज़ होती है पेपुला का, ठीक है। और इससे न्यूड्यूल होती है। तो न्यूड्यूल भी हमारे पास एक एलिवेटेड सर्कमस्क्राइब होती है स्किन में, ठीक है। और इसी तरीके से वेजिकल और ब्लेस्टर भी आपको नज़र आया होंगे। सेकेंडरी स्किन लीशंस होती है, उसमें आते हैं कि स्केल्स आर थिन प्लेट्स ऑफ एक्सोपोलेटेड एपिडर्मिस, ठीक है। जब कोई भी स्केल्स आ जाती है तो उसकी एग्जांपल हमारे पास डेंड्रफ होती है, या ड्राई स्किन, या सोराइसिस होती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल है। तो स्केल जो है ये नॉर्मल सा एक प्लेट सा शेप स्किन के ऊपर क्या है कि बना हुआ है। इसी तरीक़े से ये रीजन, इसी तरीक़े से जो रीजन्स है वो बने हुए हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्रस्ट होते हैं, जिधर ड्राइड रेजिड्यू ऑफ सीरम पस और ब्लड, एग्जांपल इम्पिटिगो, ठीक है। तो क्रस्ट हमारे पास वो रीजन होते हैं जिस जगह पे कोई ब्लड या पस या सीरम ये सब चीज़ें जब अकोमोलेट हो जाती है तो हमारे पास क्रस्ट बन जाती है। उसकी एग्जांपल इम्पिटिगो है, ठीक है। इम्पिटिगो तो आपने स्ट्रक्चर मतलब नेट में देख लें तो आपको क्लियर हो गया। फिर हमारे पास स्केयर होती है। तो स्केयर हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रॉय टिशू बाय फाइब्रस टिशू होती है। स्केयर वही होती है जब नॉर्मल स्किन जो है या नॉर्मल टिशू जो है जब स्केयर फॉर्मेशन हो जाती है तो उनको हम फाइब्रस टिशू कहेंगे। मे बी थिक और एंड फेंक और थिन एंड वाइट, ठीक है। तो फिर वो मतलब थिक भी हो सकती है, पिंक, और इसी तरीके से थिन और वाइट होती है, तो ठीक है। बट डज नॉट एक्सटेंड बिहाइंड द इंजर एरिया, ठीक है। तो स्केयर फॉर्मेशन वो इंजर एरिया की साइड जो है वो नॉट एक्सटेंड नहीं होते, लेकिन जिस जगह पे जो टिशू डैमेज हो जाती है, स्केयर बन जाती है, तो वो उस जगह पे जो है वो बन जाती है, ठीक है। और स्केयर आप नॉर्मल देखें कि कोई भी जब हम सर्जरी करवाते हैं और फिर स्टिचिंग लगाते हैं तो स्टिचिंग एरिया जो है वो उस एरिया को हम स्केयर बस नॉर्मली कहते हैं, ठीक है। एरोजन होती है, लॉस ऑफ सुपरफिशियल एपिडर्मस। जब एपिडर्मस आपसे लॉस हो जाती है तो उनको हम एरोजन होती है। तो ये भी आप MCQs के लिए याद रखें। सरफेस इज़ मोस्ट बट डज नॉट ब्लीड, ठीक है। सरफेस मॉइस्ट होती है लेकिन ब्लीड उससे नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फिर एग्जांपल उसकी क्या है कि मॉइस्ट एरिया आफ्टर द रप्चर ऑफ द वेसिकल एज इन चिकन पॉक्स आपने देखे होंगे कि ठीक है। तो स्केयर हम पढ़ चुके थे कि ये हमारे पास क्या है कि जब स्ट्रेचेस हम जब सर्जरी करवाते हैं और उस जगह पे स्ट्रेचर वगैरह लगाते हैं और वो जब निकालते हैं तो इससे एक स्ट्रक्चर जो है मतलब रह जाते हैं, तो उनको हम स्केयर कहेंगे। फिर एरोजन वो होती है जब एपिडर्मिस लॉस होती है, ठीक है, लेकिन उससे ब्लीड वगैरह नहीं होती तो उनको हम एरोजन कहेंगे और उसकी जो मॉइस्चरिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है।
एक वेसिकल मोस्ट एरिया आफ्टर द रप्चर ऑफ वेसिकल, जब एक वेसिकल बना हुआ है मीन फ्लूइड अकोमोडेशन हो जाती है स्किन में, तो वो जब रप्चर हो जाती है तो उससे एरोजन बन जाते हैं, एज इन चिकन पॉक्स, और इसी तरीके से चिकन पॉक्स भी इसकी एग्जांपल होती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि पिक्चर होती है कि लीनर क्रैक्स होती है इन द स्किन। ठीक है, जब क्रैक्स बन जाती है, ठीक है, स्किन्स में, तो उसको हम प्रेशर कहेंगे। एटलिक फूड हो जाए मीन, जब आप समझेंगे कि जो टॉइस की बेटरीन एरिया होते हैं ना, उसको जब ख़राब हो जाती है तो उनको हम एटलेटिक फूड कहेंगे। फिर अल्सर बन जाते हैं कि डीपर लॉस ऑफ एपिडर्मस एंड डर्मस। ठीक है, डर्मस में ब्लीड एंड स्केयर। एग्जांपल स्टेटस अल्सर, स्टेसिस अल्सर ऑफ वीनियस इनसफिशिएंसीज। ठीक है, जब कोई भी ब्लड सही तरीके से उस जगह पे नहीं जा रहा हो, उसकी एग्जांपल यही है कि वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसकी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्सर होती है। फिर हम उसके बाद अल्सर पढ़ेंगे, प्रेशर अल्सर, डायबिटिक अल्सर, उसको हम डायबिटिक अल्सर भी कहेंगे, और उसको बेडसोर भी कहेंगे। ठीक है, तो ये 3 नेम्स हैं, ये आप याद रखें। प्रेशर, फिर अल्सर क्या है वो बताइए कि अल्सर क्या है कि प्रेशर अल्सर अफेयर ऑन द स्किन और बोनी प्रोमिनेंस विद सर्कुलेशन इज इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो अल्सर जब उस जगह पे बनती है जब कोई भी जगह उसकी सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा हो। ठीक है, और ज़्यादातर बोनी प्रोमिनेंस में होते हैं, मतलब एक पर्सन क्या हो कि कन्फाइंड टू बेड आर इमोबलाइज पेशेंट को भी ये अल्सर ज़्यादा होती है। इमोबलाइजेशन स्लोली डिलीवरी ऑफ ब्लड कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द स्किन्स। जब इमोबलाइजेशन पेशेंट हो तो उसकी जो एरिया बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कंटेक्ट में हो जाती है, तो उस कंटेक्ट एरिया को ब्लड सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहा हो। ठीक है, तो वो अल्सर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। एंड इट्स स्लो वीनियस ड्रेनेज कैरी मेटाबॉलिक वेस्ट अवे फ्रॉम द स्किन रिजल्ट इन इस्कीमिया एंड सेल डेथ। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या होते हैं, तो इट्स स्लो वीनियस ड्रेनेज कैरी मेटाबॉलिक वेस्ट अवे फ्रॉम द स्किन। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाती है तो वो तो उस जगह पे किया होते हैं, अवे नहीं चले जाते हैं। ठीक है, वो स्लो हो जाती है और वहाँ पे एकमुलेट होना शुरू हो जाती है। दिस रिजल्ट और दिस की वजह से इस्कीमिया क्या है कि हमारे पास जब जिस जगह को सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं करवाता हो तो उनको हम इस्कीमिया कहेंगे। तो जब ब्लड को मतलब क्या है कि सेल को ब्लड नहीं मिल रहा हो तो वो डेथ होना शुरू हो जाती हैं। फिर कॉमन साइट होते हैं अल्सर प्रेशर के, तो ये हमारे पास द बैक होते, हील होते, स्कीमियंस होते, सेक्रम होते, आपको ये आते हैं ना, ये तो बेसिक एनाटमी है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको आता होंगे। एल्बो होते हैं, एल्बो, स्केपोला, वर्टेब्रा, द साइड, एंकल, नी, हिप, रेब, शोल्डर, ये सब चीज़ें हमारे पास कॉमन साइट होती है प्रेशर अल्सर के। ठीक है, पर उसके 4 स्टेजेस होती है, तो ये आप स्टेजेस को सही तरीक़े से याद रखें क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और इसमें सीनियर आ जाती है कि एक पर्सन ऐसा हो कि वो आ जाती है और उसकी स्किन जो है सोर्स आर नॉट ओपन, और एक पर्सन आपको क्लिनिक में आ जाए लेकिन जब आप देखते हैं कि उसकी जो वाउंड्स होती है वो ओपन नहीं होती लेकिन अंदर अंदर से ही वो रेडनेस नज़र आते हैं, तो वो कौन सा स्टेज है, तो हमारे पास स्टेज 1 होती है। द स्किन में बी पेनफुल बट इट हैज़ नो ब्रेक और टेयर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में कोई भी ब्रेकिंग वगैरह तो उसको हम स्टेज फर्स्ट कहेंगे। सेकंड स्टेज हमारे पास क्या है कि पार्शियल थिकनेस स्किन एरोजन। ठीक है, विद लॉस ऑफ एपिडर्मिस और आल्सो डर्मिस। ठीक है, तो पार्शियल थिकनेस लॉस हो जाती है मीन इरोजन हो जाए। इरोजन तो आपने जाने होंगे कि जब एपिडर्मिस लॉस होती है, लेकिन टोटल एपिडर्मिस लॉस होती है
और इसी वजह से और इसके साथ डर्मस भी पार्शियली लॉस होती है, तो उनको हम सेकंड स्टेज कहेंगे। सुपरफिशियल अल्सर लुक शालो लाइक एन एब्रेशंस और ओपन ब्लिस्टर विद अ रेड पिंक वाउंड पेड। ठीक है, तो ये सुपरफिशियली जो है अल्सर बन जाती है, ठीक है, एन एब्रेशन हो जाती है, मीन ब्लूइश सा नज़र आ जाती है। तब थर्ड नंबर स्टेज जो है हमारे पास फुल थिकनेस प्रेशर अल्सर एक्सटेंडिंग इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड रिजेंबलिंग आर क्रिएटर। ठीक है, तो ये उसकी फुल थिकनेस जो है वो लॉस होती जाती है, ठीक है, प्रेशर की वजह से। तो वो कौन सा स्टेज होंगे और वो कौन सा स्टेज है जिसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू भी लॉस होती है, तो वो हमारे पास थर्ड स्टेज है। ठीक है, मे सीन सबक्यूटेनियस स्पेयर्स बट नॉट मसल टेंडन और बोन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स आपने याद रखना है कि ये चीज़ रीजन जो है वो नज़र नहीं आती है, ठीक है, मसल होती है, बोन, टेंडन। ठीक है, किस स्टेज में? थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज हमारे पास वो स्टेज होती है कि थिक प्रेशर अल्सर इन्वॉल्व ऑल स्किन लेयर एंड एक्सटेंड टू सुपरफिशियली या सपोर्टिंग टिश्यू एक्सपोज मसल टेंडन एंड बोन एंड हमेशा स्लेज स्ट्रेंगिंग मैटर अटैच्ड वाउंड बेड एंड स्केयर ब्लेड ब्राउन नेक्रोटिक टिश्यू। देखिए कि हमारे पास फोर्थ स्टेज वो स्टेज होती है जब उसकी फुल थिकनेस जो है, मतलब उसकी जो थिकनेस होती है वो इस हद तक चले जाते हैं कि उसमें बोन और टेंडन जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। इस हद तक उसकी स्किन की ब्रेकडाउन हो जाती है कि उसमें बोन और मसल नज़र आती है, तो उनको हम 4 नंबर स्टेज कहेंगे। और जिस एरिया पे वो लगे हुए हैं तो वो एरिया जो है बेड के साइड पे भी नज़र आती है। ठीक है, ये कॉमन जो है क्या होते हैं स्ट्रक्चर है स्किन अल्सर स्टेजेस के। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा जो है एपिडर्मिस सिर्फ और स्किन जो है वो ओपन नहीं होते, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसकी उसके लिए ओपन नहीं होते, टेयर वगैरह फॉर्मेशन नहीं होती। टेयर का मकसद ये है कि वो रप्चर नहीं होती एपिडर्मिस के। ठीक है, और सेकंड स्टेज में हमारे पास एपिडर्मिस और डर्मिस लॉस होती है। ठीक है, फुल एपिडर्मिस और पार्शियल डर्मिस लॉस होती है, तो वो कौन सा स्टेज है? सेकंड स्टेज है। थर्ड नंबर स्टेज में हमारे पास एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लॉस होती है। ठीक है, तो ये आपको पता है ना। जो थर्ड नंबर स्टेजेस होते हैं, 4 नंबर स्टेजेस होते हैं, उसमें हमारे पास जो टेंडन वगैरह और बोन्स, ये सब चीज़ें जो है जब नज़र आपको आ जाते हैं तो उनको हम 4 नंबर स्टेज आप अल्सर कहेंगे। तो ये था हमारे पास अल्सर भी हुआ। इसके बाद उसकी जो जब हम हेयर्स की, ये तो हमने स्किन की जो फिज़िकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स था वो कंप्लीट किया। फिर हेयर्स की हम देखेंगे तो सबसे पहले हेयर की कलर देखेंगे कि उसकी हेयर की मतलब कलर्स क्या है, वो थिन है या थिक है। थिन किसी वजह से हो सकती है, कोई डिजीज़ वगैरह या केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकती है, और थिक है तो मतलब आपकी इम्यूनिटी जो है वो हाइपर में चले जाते हैं, मतलब ज़्यादा जो है ग्रोथ हो जाती है। इसी तरीके से उसकी टेक्सचर भी हम, ठीक है, तो फिर उसकी टेक्सचर को भी देखने होंगे कि उसकी टेक्सचर क्या है, मतलब वो ड्राई है या वेट है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि वो किसी तरीके से जो है उस पे हेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब वो ज़्यादा तो नहीं है या मतलब पेस पे ज़्यादा तो नहीं है। और एबनॉर्मल कंडीशन हम देखेंगे, एनी स्काल्प देखेंगे, स्काल्प जो हेड के ऊपर जो रीजन होती है वो देखेंगे। ठीक है, कि कोई भी लीशंस वगैरह तो नहीं है, मीन पैथोलॉजिकली एबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं है। इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन ऑफ नेल, ठीक है, तो फिर हम नेल्स की किसी तरीके से जो है असेसमेंट करवाएंगे, तो शेप एंड कॉन्ट्रावर्ड देखेंगे और उसकी कंसिस्टेंसी को भी देखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर हाँ कंसिस्टेंसी, फिर हमारे पास उसकी कलर को भी देखना है। ठीक है,
ये सब हम एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले शेप्स देखेंगे, तो शेप्स और कंट्रोवर क्या है कि द नेल सरफेस इज नॉर्मली स्लाइडली कर्व और प्लेट एंड द पोस्टीरियर एंड लेटरल नेल पाउल्ड आर स्मूथ और राउंड। नेल एडिज आर स्मूथ राउंड एंड क्लीन सजेस्टिंग एडुकेट सेल्फ केयर। देखिए हमारे पास क्या होता है कि स्केल नेल्स की जो नॉर्मल शेप होती है तो प्री एजेस होती है, फोल्डेड होती है लेटरल साइड पे, ठीक है, और ल्यूक्यूना होता है, और इसी तरीके से जो इर्द गिर्द की जो रीजन होती है तो ये स्किन की शेप है। फिर हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिहाज से नेल असेसमेंट जब हम करवाएंगे तो नॉर्मल फाइंडिंग यही है कि डोर्सल नेल सरफेस की जो स्लाइड वो क्या होंगे, कन्वेक्स होंगे, कन्वेक्स शेप उसकी एंगल बनाएंगे। तो नेल थिकनेस जो है वो कितनी होनी चाहिए, 0.3 to 0.65 मिलीमीटर तक उनकी नेल की थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखने चाहिए। फिर हमारे पास उसकी जो नेल एंगल नेल बेस से जो उसकी एंगल होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये हमारे पास 160 नॉर्मल जो है फिंगर की एंगल होती है, लेकिन जब वो एबनॉर्मल हो जाती है, क्लबिंग वगैरह हो जाती है, तो उसके ऊपर 180 मतलब 160 से एबव भी एबनॉर्मल है, 160 से बिलो भी एबनॉर्मल कंसिडर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये हमारे पास एबनॉर्मल है। फिर हमारे पास क्या है कि डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से जब डिविएटेड हो जाती है, फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल शेप में भी इंडिकेट इन माल न्यूट्रिशन, तो किस वजह से उसकी एबनॉर्मल शेप हो जाती है, तो सबसे पहले उसकी न्यूट्रिशन की वजह हो सकती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास स्पूनिंग एसोसिएटेड विद आयरन डिफिशिएंसी, तो आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है कि जब आयरन कम हो जाती है तो फिर वो सही तरीके से हेमोग्लोबिन नहीं बना रहा हो, मतलब क्रोटेन जो है वो बन जाती है, कीमोट्रोपिन जो है। और इसी तरीके से जब डिफिशिएंसी आप आयरन हो जाती है तो इस आयरन डिफिशिएंसी की वजह से एनीमा बन जाती है। एनीमा इसीलिए कि सही तरीके से ऑक्सीजन मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हेमोग्लोबिन नहीं बन रहे हैं। फिर इसके वजह से हमारे पास क्या होती है कि क्लबिंग जो है वो आ जाती है। क्लबिंग इसका मकसद ये है कि जो नॉर्मल फिंगर होती है ना, तो वो तो लग रहे होंगे ना, लेकिन वो जो एवेलुएटेड एरिया आपको नज़र आ देखे उसको कि हमारे पास क्या है कि नेल प्लेट नॉर्मल है, कि उसकी जो है वो ऐसा मुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्लबिंग कहेंगे। फिर हमारे पास उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, द नेल सरफेस इज स्मूथ एंड रेगुलर नॉट ब्राइटल, ठीक है। तो जब हम नेल को उसकी शेप भी हमने देखी, उसकी जो नेल की एग्जामिनेशन भी हमने कर ली, फिर नेल जो है नेल सरफेस हमारे पास स्मूथ एंड रेगुलर होने चाहिए, ठीक है, नॉट अ ब्राइटल मीन इसी तरीके से टक वगैरह या डायरेक्टली कट वगैरह ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेल थिकनेस इज़ यूनिफॉर्म, उसकी नेल की थिकनेस की यूनिफॉर्म जो है वो होनी चाहिए। फिर नेल आर थिकन रेजेड विद एट्रियल इंसफिशिएंसी, ठीक है। उस नेल की जो है थिकनेस नेल आर थिक वो थिकन होने चाहिए, राइड विद आर्टियल, और सही तरीके से उसको ब्लड की सफिशिएंसी भी होने चाहिए। द नेल एडहेयर फर्मली टू द नेल बेड एंड द नेल बेस इज़ फॉर्म टू पाल्पेट, और इस सही तरीके से उसकी जो नेल की पाल्पेशन भी वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पर नेल की असेसमेंट जब हम करेंगे तो नोट द कलर ऑफ द नेल की कलर को देखना है। जब नॉर्मल अगर आप हम नॉर्मल की बात कर लें कि नॉर्मल जो नेल होती है उसकी कलर क्या है तो वो पिंकिश होती है, ठीक है, नॉर्मल पिंकिश होती है, लेकिन ब्लूइश टाइप्स एंड डार्कर स्किनिश पीपल, ठीक है, तो वो ब्लूइश डार्कर सा नज़र आ जाती है, ठीक है। और वो ब्लूइश डार्कर ये नॉर्मल ब्लड की जो है वो कलर होती है मीन, ठीक है। फिर जब डिविएटेड होती है नॉर्मल से तो वो उसकी शेप्स
कैसे होंगे? वो हमारे पास नेल जो है, नेल लीशंस में अल्टर द कलर ऑफ नेल प्लेट, ठीक है। तो इसकी कलर जो है वो अल्टर हो सकती है। फिर इसकी वजह से साइनोसिस हो जाती है। तो साइनोसिस भी हमारे पास क्या होती है कि मतलब हमने पहले भी बताया, जो पोर कलर हमने ये हमने सेकंड पार्ट में भी किया है, ठीक है, और वो डिटेल से किया हुआ है। लेकिन जब कोई जगह को सही तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रहा हो, तो उसका मकसद ये है कि ब्लड सही तरीके से नहीं जा रहा हो, तो उसकी वजह से साइनोसिस हो जाती है। फिर ये जो मेडिकल में हम यूज़ कर लेते हैं कैपिलरी रेपेल, ठीक है। तो ये हम कैसे करवाएंगे? तो हम इसमें जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है तो वो हम चेक करेंगे नेल के थ्रू, ठीक है। स्क्वीज़ द नेल बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर टू डिटरमाइन कैपिलरी रेपेल टाइम, ठीक है। तो जब हम नेल की बिट को क्लेम करेंगे, मीन डिटरमाइन करने के लिए हम उनको क्या है कि दबा लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल हो तो उसकी जो नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो, और ब्लड की जो नॉर्मल फ्लो होती है, जब वो 3 सेकंड से या 3 सेकंड से कम टाइम में वो वापस आ जाए तो उनको हम नॉर्मल फाइंडिंग ऑफ कैपिलरी रेपेल कहेंगे। एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, ठीक है। और अगर 3 से ज़्यादा इंडिकेट हो जाती है कैपिलरी रेपेल, तो ये हमारे पास क्या है कि टिश्यू परफ्यूजन कम होती है, पुअर है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। समझ गए? फिर हमारे पास अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें तो सिंपल चार्टिंग में हम उसकी सबकी जो सब्जेक्टिव डेटा हम कहेंगे। तो नो हिस्ट्री ऑफ स्किन डिजीज़, नो प्रेजेंट चेंज इन पिगमेंटेशन और इन no pruritus, bluish rashes or lesions, and no medication, no work related skin hazard use। एग्जाम्पल है USPE PF जो है 30 स्किन ब्लॉकर क्रीम जो है, ये हम लगाएंगे आउटडोर से। देखिए, अगर उसकी हिस्ट्री में कोई भी मसला ना हो तो ये सब के सभी हम तीनों की डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे, मीन उसकी स्किन, उसकी हेड और उसकी नेक की, ठीक है। तो स्किन की कोई भी डिजीज़ हिस्ट्री में नहीं था तो ये हम नो कंसिडर करवाएंगे, लिखवाएंगे। ये बेसिकली हमारे पास जो नर्सिंग नोट्स होती है और ये हम इससे बनवाते हैं, ठीक है। नो प्रेजेंट चेंज इन, उसकी जो पिगमेंटेशन होती है उसमें चेंज नहीं है। और जो नेवा होते हैं, नीवा मीन जो मोल्स होते हैं, हम पुश्तों में उसको क्या कहेंगे, ज़ख़चूत वेले की। अगर इसमें कोई भी मतलब इवालुएटेड या ग्रोथ और डिक्रीज़ तो नहीं आती। इसको देखेंगे, एचिंग को देखेंगे कि है कि नहीं है, फिर उसकी रैशेस को देखेंगे, उसकी लेशंस को देखेंगे, उसकी मेडिकेशन, उसने कोई मेडिकेशन तो यूज़ नहीं की है, और इसी तरीके से वर्क रिलेटेड हाजर को भी देखेंगे, ठीक है। और ये 30 स्किन ब्लॉकर, ये इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई भी क्रीम वगैरह तो आप लगाते नहीं है। तो होता हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा कि वो खुद पेशेंट से हम पूछ लेते हैं और वो बताते हैं। फिर हमारे डॉक्यूमेंटेशन सिंपल चार्टिंग में हम ऑब्जेक्टिव किसी तरीके से हम करवाएंगे। तो स्किन में हम कलर टैंक पिंक इवन पिगमेंटेशन विद नो सस्पिशियस नेवा, तो हम उसकी कलर पिगमेंटेशन ये सब चीज़ें देखेंगे कि कोई भी चेंज वगैरह तो नहीं हो रही है स्किन में। वार्म टू टच, ड्राई स्मूथ एंड इवन टर्गर, गुड, नो लीशंस, ठीक है। तो ये भी आपने देखने होंगे, ठीक है। मेरा हमारे पास क्या है कि हेयर्स को देखना है, ठीक है, कि इवन डिस्टर्ब टेक्सचर, नो लीशंस आर पेस्टेड इनहेबिटेंस, नेल नो क्लबिंग। हेयर को देखेंगे कि उसकी कोई भी मतलब ज़ख्म वगैरह तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा उसकी टेक्सचर हार्ड या वेट तो नहीं है। फिर नेल देखेंगे कि उसमें क्लबिंग वगैरह तो नहीं हुए है, जो बिल्ड होती है, नेल बिल्ड होती है, वो तो ख़राब नहीं है। फिर असेसमेंट करवाएंगे उसकी ऑल बॉडी की कि वार्म, ड्राई एंड टेक स्किन तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से उसको अल्सर होने की चांसेस हो जाती है।
तो फिर हमारे पास इस स्ट्रक्चर को देख ले, ये हमारे पास हेल्थ प्रमोशन एंड पेशेंट टीचिंग के लिए हम उसकी स्किन सेल एग्जामिनेशन करवाएंगे कि उसको ये इंस्ट्रक्ट कर देंगे। पहले पॉइंट यही है कि उनको ये इंस्ट्रक्ट करवाएंगे कि आप अपने घर में चले जाए और ऐसे जगह पे आप चले जाएं कि उसकी जो डोर होते हैं वो क्लोज़ कर ले और सारे मतलब स्किन्स को जो है बॉडी को एक्सपोज कर ले, ठीक है, क्लोथ्स वगैरह रिमूव कर लें। और सबसे पहले हैंड्स को देखेंगे अपने मिरर में, दूसरे में हम अपने फेस और जो बैक आपका आर्म होते हैं, तीसरे में हम वो आपने जो पूरी बॉडीज़ होती है वो बॉडी देखना है, ठीक है। जो फोर्थ में है वो हमारे पास साइड ऑफ द बॉडी भी देखना है। इसी तरीके से जो फिफ्थ में है उसमें बैक ऑफ द मतलब बटक वगैरह ये चीज़ें देखना है कि कोई भी लीशंस या अल्सर वगैरह तो नहीं है या पिगमेंटेशन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। या फिर इसी तरीके से हम 6 नंबर में है कि मिरर टू स्टडी अपर एरिया भी हम करवाएंगे और इसी तरीके से हम स्काल्प भी देखेंगे, ठीक है। और उसकी फिर हम जब सेटिंग पोजीशन में हो जाती है तो इनसाइड ऑफ लेग्स, सोल, पीठ, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास 4 नंबर चैप्टर हेल्थ असेसमेंट की ये 3rd पार्ट होती है और ये 3 पार्ट्स में जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो आप अगर केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।